हेलो एवरीवन, तो आइए डिस्कस करते हैं आज का पेपर। सबसे पहला सवाल, इन द रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विद 6 grams ऑफ हाइड्रोजन। इफ द रिएक्शन प्रोसीड विद 80% यील्ड द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज। बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। आपको प्रश्न में परसेंट यील्ड बोला है और अमोनिया कितना बना है ये पूछा है। तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा, सभी इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का कितना ग्राम दे रखा है 14 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और यहां पे नंबर ऑफ मोल हो जाएगा वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आधे मोल आ जाएंगे और इसके 3 मोल आ जाएंगे। और जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो हमें एलआर के बारे में सोचना होगा। एलआर पता करने के लिए स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, जिसका रेशियो छोटा होगा वही एलआर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एलआर नाइट्रोजन होगा, यानी कि अमोनिया कितना बनेगा इसका डिसीजन नाइट्रोजन करेगा। तो नाइट्रोजन की स्टोइचियोमेट्री 1 है, अमोनिया की स्टोइचियोमेट्री 2 है। यानी इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 2 मोल बन के आएगा, इसका आधा मोल जाएगा तो इसका 1 मोल बन के आएगा। यानी हमारे हिसाब से इसका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होना चाहिए, इसका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होना चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए, या कह दो 17 ग्राम होना चाहिए। लेकिन सवाल कहता है कि परसेंटेज 80% है, यानी जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, उसका 80% ही बनेगा। तो बच्चों, आप यहां से 80% निकालेंगे तो जो वेट आ जाएगा वो कितना आएगा, 80% ऑफ 17 ग्राम अपॉन 100। स्वाभाविक सी बात है 17 का 80% 17 से छोटा होगा, तो आंसर 17 नहीं, आंसर 19 नहीं, आंसर 10 बहुत छोटा है, आंसर एक ही बैठेगा, दैट इज 13.6 ग्राम के आसपास। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सवाल सिंपल तरीके से आपके सामने सॉल्व हो गए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 40% बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 40% CO2 एंड 20% ब्ला 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 ब्ला। ये सवाल आप सबके एक्स्ट्रा जो दिमाग लगाते हैं, एक्स्ट्रा जो आप सोचते हैं, उस चीज को चेक करना था। और मुझे यकीन है कुछ बच्चों ने इसमें गड़बड़ किया होगा, कुछ बच्चों ने। भाई बड़ी सिंपल सी कहानी यार है। वो कहता है कि आपने एक सैंपल लिया, सैंपल में नाइट्रोजन गैस भी है, ठीक है साहब, CO2 गैस भी है, ठीक है साहब, ऑक्सीजन गैस भी है, ठीक है साहब, और आपने इस सैंपल का टोटल 11.2 लीटर लिया है। तो बच्चे, अब इसके 40% नाइट्रोजन है, 40% फलाना है, 20% ढिमकाना है, ठीक है, लेकिन टोटल लिया तो 11.2 लीटर है। और अगर टोटल 11.2 लीटर है, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे टोटल, जिसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब मिला के कितने मोल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 11.2 अपॉन 22.4। मेरे भाई कितना है, आधा मोल। खत्म कहानी ना यार। तो अगर आधा मोल आया तो आधा मोल मतलब कितना हो गया, 3.01 इंटू 10 की पावर 23, जिसमें इसके भी मॉलिक्यूल इसके भी हैं। आंसर कुछ नहीं करना, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो उसने आपको वॉल्यूम वाले इंफॉर्मेशन में कंफ्यूज किया कि टोटल का 40% ये है, ये है, ये है। अरे भैया, तो अगर 40% बाय वॉल्यूम है तो मोल भी उसके हिसाब से होंगे, बात तो बराबर। ओवरऑल कितने मोल है, हाफ मोल मतलब ये। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आप सबके सामने है प्यारे बच्चों, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी को आधी कर दी जाती है, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम विल बी। तो उसकी मोमेंटम में मिनिमम कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो प्यारे बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप सबने पढ़ा है, जो कहता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यानी कि जो पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है वो एक फिक्स वैल्यू है, वो मिनिमम इतना है, राइट। मतलब ये अपने आप में कांस्टेंट है। तो मेरे बच्चों, अगर आप कहते हो कि आपने पोजीशन की अनसर्टेनिटी को आधा कर दिया, मतलब आपने इसे आधा कर दिया, तो कांस्टेंट रखने के लिए स्वाभाविक सी बात है इसे 2 टाइम्स होना पड़ेगा, तभी जाके वो कैंसिल आउट होगा, तभी जाके ये बैलेंस होगा। यानी कि अगर आपने पोजीशन की अनसर्टेनिटी को आधा कर दिया तो अनसर्टेनिटी इट्स मोमेंटम विल बी डबल। मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, डबल। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक सिंपल सा सवाल, और आप सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी जानते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखते हैं तो 3d5 4s1 और यहां पे कुछ ऐसा लिखते हैं, और इसका रीजन दिया जाता है। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन का रीजन इसलिए होता है क्योंकि जो हाफ फील्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी का रीजन आपको पढ़ाया जाता है बिकॉज द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि उसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ज्यादा करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हुंड्स का एक रूल था, और हुंड्स का रूल कहता है
कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसी भी सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल में, किसी भी सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल में जब आप फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड ना हो जाए। लोगों ने उनसे पूछा कि सिंगली ऑक्युपाइड होने के पीछे लॉजिक क्या है। उन्होंने कहा जब सिंगली ऑक्युपाइड होंगे तो उनका एक्सचेंज ज्यादा होगा, जिसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यानी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, यानी D5 D6 से ज्यादा स्टेबल है, D5 D4 से ज्यादा स्टेबल है। तो हां, कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, बिल्कुल सही बात है। और इसके पीछे का रीजन है ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी मेकिंग द ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। तो मुझे लगता है ए भी सही है, आर भी सही है, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जब मैं आपसे कुछ देर पहले डिस्कस कर रहा था तो उसका एक्सप्लेनेशन भी तो हमने यही बोला था कि वो ज्यादा स्टेबल है, वहां एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है। डन है बच्चों। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द KSP ऑफ बैरियम सल्फेट इज दिस, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ बैरियम सल्फेट इन 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज। उन्होंने हमें किसका KSP दिया है? बैरियम सल्फेट का। तो जिसका KSP दिया है आप उसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिख लेंगे। तो बैरियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम हो गया बैरियम 2+ सल्फेट आयन, राइट साहब। अब इसकी सॉल्युबिलिटी जैसे ही कॉमन आयन आया जो कि सोडियम सल्फेट है, तो जैसे ही आया ये हाईली सॉल्युबल है, ये 2Na++ सल्फेट आयन बनाएगा और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, तो ये 2 × 0.1 यानी 0.2 होगा और ये 0.1 होगा। अब इस कॉमन आयन से इसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी तो नई मान लो H- है, मान लो H-, राइट। अब आप KSP लिखेंगे तो KSP ऊपर वाले का लिखेंगे, तो जब KSP लिखेंगे दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम 2+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, राइट मेरे बच्चों। KSP बदलने वाला नहीं क्योंकि वो अपने आप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो KSP कितना दे रखा है? 1.1 इंटू 10⁻⁻10। और बैरियम 2+ की नई कंसंट्रेशन जिसे आप H- कहते, और इसकी नई कंसंट्रेशन आप कहोगे H- प्लस 0.1 यानी कि 10⁻⁻1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट होगा, यहां सॉल्व करेंगे तो आप सबके सामने H- आ चुका है 1.1 इंटू 10⁻⁹, यानी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से सवाल किया। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.8 किलोजूल। डेल्टा H वेपराइजेशन दे रखा है, द एंट्रोपी चेंज फॉर द वेपराइजेशन। तो जब आपको एंट्रोपी पढ़ाया जाता है वहीं पे एंट्रोपी की कैलकुलेशन हर अलग अलग जगहों पढ़ाए जाते हैं, और फेज ट्रांजिशन की डेल्टा H का कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप सबको पढ़ाते हैं। और डेल्टा H का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, डेल्टा H/T, राइट। क्या सवाल में हमें डेल्टा H दिया है साहब? दिया है। बस आपको यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, ये जूल नहीं किलोजूल है, किलोजूल यानी कि 1000। और नीचे मैं टेम्परेचर डिवाइड करूंगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो लगभग ये 109 के आसपास आता है, 109.4 जूल। इसीलिए इसे मैंने जूल में कन्वर्ट किया, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, एंड आंसर विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर फॉर्म्स अ मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। बिल्कुल सही बात है। इथेनॉल और वाटर एक पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का एग्जांपल है, और जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं उनमें हम जितना वेपर प्रेशर सोचते हैं वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो जब भी एजेट्रॉप बनाते हैं इनका एजेट्रॉप मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप कहलाता है। और एनसीईआरटी की पॉइंट्स में आपको पढ़ाया भी जाता है कि जब भी मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप इथेनॉल और वाटर का बनता है वो 95% V/V पे बनता है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। तो 95% बाय वॉल्यूम बिल्कुल सही बात है। और अगर वो एजेट्रॉप बन चुका है तब आप उसका सेपरेशन नहीं कर पाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। कभी सेपरेशन नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड सेपरेशन नहीं कर पाते हैं, उसका सेपरेशन हम करते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही बात है। द इथेनॉल वाटर सिस्टम शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ड्यू टू द वीकर इंटरेक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल एंड एट द एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन द वेपर द लिक्विड हैव द आइडेंटिकल। बिल्कुल सही बात है। तो बताइए साहब आंसर क्या जाएगा? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है ये थोड़ा सा आसान सवाल है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन अमंग 4 ऑप्शन पे काम करना होगा। जो सबसे बेहतर विकल्प होगा वो चुन के आना होगा। मोलालिटी अगर आप देखें तो डायमेंशनलेस ऐसा तो नहीं है। डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, हाँ ये सही बात है। तो अगर आप ये सोचे कि मोलालिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर यानी पहले का आंसर 2 होना चाहिए, तो पहला वाला तो नहीं होगा, तीसरा वाला भी P का 4 है ना। तो मोलालिटी मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये भी सही बात है। डज नॉट चेंज ये भी सही बात है। लेकिन जब आप दूसरे ऑप्शन से जाते हैं
तो P का 2 आपने तो बता दिया, मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, Q का 1 है ना, आपको सारे ऑप्शन सटीक बैठाने हैं, राइट। तो जब आप Q का 1 देखेंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन डायमेंशनलेस, बिल्कुल सही बात है, यहां पे भी है यहां। तो आप देख सकते हैं अब Q का 3 चेंजेस विद टेम्परेचर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 कैंसल आउट हो गया। ऐसे करते करते कैंसल आउट करेंगे तो जो सबसे बेहतर विकल्प बचता है R का, R मतलब मोलैरिटी, चेंज विद टेम्परेचर सही बात है। फिर S क्या लिखा है, मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज को बोला मोल पर केजी, मतलब ये गलत बात है, इसलिए अब ये भी गलत हो गया। तो अंत में विजयी कौन हुआ, फर्स्ट ऑप्शन, और ये विजयी बन के आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो हम सबके सामने है केमिकल काइनेटिक्स का, थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे आधारित है, और इसके लिए आपको थ्योरी में ग्रिपिंग होनी चाहिए, तो ही सवाल आपसे बनेगा। पहला पॉइंट कहता है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट कैन नेवर बी इक्वल, बिल्कुल गलत बात है, दोनों इक्वल हो सकते हैं। ये वही वाली बात है कि गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर एवरेज भी हो सकती है और किसी मोमेंट पे भी हो सकती है। तो कैन नेवर बी इक्वल गलत बात है, सवाल हमसे करेक्ट पूछा है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इज सफिशिएंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सही बात है। एंजाइम जो कि कैटलिस्ट है, तो पढ़ाया जाता है कैटलिस्ट का स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटलाइज द रिएक्शन, तो सी वाला स्टेटमेंट भी सही है। फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्स्ट्रा एनर्जी अबव एवरेज वैल्यू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑन कोलिजन विल ऑलवेज गिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन, गलत बात है। एनर्जी होने के बावजूद भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास एनर्जी भी होनी चाहिए और ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। ऑल द बायोमोलिकुलर कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट में नॉट रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जितने भी बायोमोलिकुलर कोलिजन होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट। ऑल द बायोमोलिकुलर कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स में नॉट रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मुझे लगता है ये भी सही बात है, मे नॉट बोला है, सही बात है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद एप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन में रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद एप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन में रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो में रिजल्ट बोला है तो सही बात है, हो सकता है, शर्त है एनर्जी भी होनी चाहिए। अब वो पर्टिकुलर फाइनाइट टेम्परेचर ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विल गिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एक टेम्परेचर के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा सही नहीं है। तो आंसर मेरे हिसाब से बी सी डी एफ, और आंसर चला जाएगा फर्स्ट वाला, सॉरी बी सी ई एफ, है ना, डी तो गलत हुआ ना, बी सी डी गलत हुआ, राइट। तो बी सी ई एफ आंसर चला जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, बी सी ई एफ चलेगा बच्चों। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए था, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं मगर कुछ नहीं था, एक सिंपल सा सवाल है। सवाल आपसे कहता है कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अरे मेरे भाई केसी दे रखा और केसी 10 की पावर 34, अगर केसी की इतनी बड़ी वैल्यू है मतलब इस रिएक्शन की टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहने की है, मतलब प्रोडक्ट बनाने की है, मतलब देयर विल बी द मोर टेंडेंसी फॉर O2 एंड NO2 फॉर्मेशन, देयर विल बी मोर टेंडेंसी फॉर O2 एंड NO2 फॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से मोर टेंडेंसी फॉर O2 NO2 फॉर्मेशन, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। बाकी सारी बातें ऐसे आपके मजे लेने के लिए थे, राइट। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। Calculate the pH of 0.1 molar ammonia solution when 50 ml of this solution is treated with 25 ml of 0.1 molar HCl solution। अमोनिया सॉल्यूशन की रिएक्शन हम HCl से कराते हैं और वो आपसे कहता है कि बताओ इसका pH क्या होगा। ये सवाल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है अगर आपने ध्यान से नहीं किया। तो अमोनिया सॉल्यूशन की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिएगा ये हमारे सामने अमोनिया सॉल्यूशन है, इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करा रहे हैं, राइट साहब। अमोनिया कितना दे रखा है 0.1 मोलर, 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन ट्रीटेड विद 25 ml 0.1 मोलर HCl। तो T बराबर 0 पे इसका है 50 ml, तो 50 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा 5 मिलीमोल, और इसकी बात करें तो 25 इंटू 0.1 यानी ये हो गया 2.5 मिलीमोल। रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कराइए, सबसे पहले बनने वाले सॉल्यूशन का पता लगाइए। तो आप सबके सामने बन के तैयार हो गया NH4Cl, क्लियर। अब जब NH4Cl आपके सामने बना तो NH4Cl बना, हाँ या ना। अच्छा, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अमोनिया का सॉल्यूशन है तो बेसिकली अमोनिया का सॉल्यूशन जो है वो NH4OH के फॉर्म में। इसे आप और सरल भाषा में समझना चाहें तो अगर आप अमोनिया का सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो अमोनिया नहीं, वहां NH4OH। तो अगर आपको थोड़ा और इजी वे में समझना है तो ऐसे समझिए कि जहां सर ने अमोनिया लिख दिया है वहां अगर मैं NH4OH लिख दूं तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो NH4OH प्लस HCl की रिएक्शन हुई तो NH4Cl और साथ में क्या बना पानी। अब इसका 5 मिलीमोल है, इसका 2.5 मिलीमोल है, तो इसका 2.5 खर्च हो गया, इसका 2.5 बच गया, इसका 2.5 बच गया, इसका 2.5 बच गया। और मेरी वो लाइन जो मैं अनेक में कहता हूं कि सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कराइए, बनने वाले सॉल्यूशन का पता लगाइए, SASB के सॉल्ट से ना घबराइए और पानी से ना घबराइए। तो पानी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों को जरा देखो तो सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्ट है, उसी का
कॉन्जुगेट भी है, वीक बेस भी है, कॉन्जुगेट भी है और एनायन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब मेरे भाई ये बफर है, और जो बफर है वो है बेसिक बफर। क्या है मेरे बच्चों? ये बेसिक बफर। और अगर ये बेसिक बफर है तो आप सीधे पीएच का फॉर्मूला नहीं लगाओगे भाई मेरे, आप फॉर्मूला लगाओगे पीओएच का, और पीओएच का फॉर्मूला लगेगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, हाँ वीक बेस, राइट। हाँ, इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो ये होगा 2.5 दिस विल बी 1, यानी जो POH होगा वो PKB के बराबर यानी 4.74 होगा। लेकिन सवाल हमसे पूछा pH है, टेम्परेचर नहीं बोला तो 25 मानेंगे, और ये हो जाएगा 14 माइनस 4.74 एंड आंसर इज नथिंग बट 9.24। क्या ये सवाल आपको क्लियर है? तो बढ़िया सवाल, एक बढ़िया कंसेप्ट, जिन बातों का ध्यान रखना है इन्हें सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। अगला सवाल, व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा एस डेल्टा जी डेल्टा सराउंडिंग फॉर द फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट -10 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा पानी का फ्रीजिंग हो रहा है, यानी H2O लिक्विड से H2O सॉलिड बन रहा है, और भाई ने टेम्परेचर बोला -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब एक एक चीज को समझते हैं। अगर -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 डिग्री सेल्सियस मतलब पानी फ्रीज हो जाएगा, हो जाएगा। और जब पानी फ्रीज होगा -10 डिग्री सेल्सियस पे मेरे बच्चों, तो मुझे बताइए सबसे पहले इस प्रोसेस को देखो, इस सिस्टम को देखो, ये अपने आप होगा कि नहीं होगा? साहब अपने आप होगा। अपने आप होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। यस सर, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब ये तो कभी नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक चलेगा, जो कैंसिल आउट हो जाए उन्हें मैं रेड कलर से कर देता हूं, मतलब ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा। डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। अब अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो डेल्टा एस टोटल कैसा होगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस टोटल, पॉजिटिव तीनों में है। अब हमें देखना पड़ेगा इसके डेल्टा एच के बारे में। तो आप सब ऐसा पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि जब H2O लिक्विड से H2O सॉलिड बना रहे ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर बोला है, जब आप H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बनाएंगे तो आपको ये फील आएगा, मतलब सॉलिड को लिक्विड बनाना मतलब बर्फ को पिघलाना, तो पिघलाने की एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब जो सॉलिड से लिक्विड है अपने आप में एंडो है, तो अगर ये इधर से एंडो है तो इधर से क्या होगा? एक्सो। मतलब ये जो प्रोसेस है अपने आप में एक्सो है, और अगर ये प्रोसेस एक्सो है तो डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो मुझे लगता है अब ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर या तो 2 या तो 3 होगा। क्लियर? यहां तक सब क्लियर? अब डेल्टा एच नेगेटिव हो चुका है, ये मुझे समझ में आया। अब डेल्टा एस की बात करते हैं। तो डेल्टा एस के लिए आपको सिस्टम देखना होगा, इस रिएक्शन को देखना होगा। ये लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड। और जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो लिक्विड से सॉलिड बनना मतलब एंट्रोपी घट रहा है, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक हो रहे हैं। तो डेल्टा एस कैसा होगा? नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यानी आंसर खत्म। आंसर विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। ठीक, बाकी चीजें देख ले। डेल्टा एच नेगेटिव हमने सोच लिया, डेल्टा एस सोच लिया, डेल्टा जी सोच लिया, अब डेल्टा सराउंडिंग सोचते हैं। तो डेल्टा सराउंडिंग के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा एस टोटल होता है वो डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग के बराबर होता है मेरे बच्चों, है ना? जानते हो डेल्टा एस टोटल कैसा है? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यस सर। तो डेल्टा एस टोटल कैसा होगा? पॉजिटिव, यस सर। लिक्विड से बन रहा सॉलिड, यस सर। तो डेल्टा सिस्टम कैसा? नेगेटिव, यस सर। तो अब सोचो डेल्टा सराउंडिंग कैसा होगा, सोचो डेल्टा सराउंडिंग कैसा होगा। तो अब हालांकि उससे तो मतलब नहीं है, डेल्टा सराउंडिंग बोला है आपसे, राइट? तो डेल्टा सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिव होगा एंड ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड की बात नहीं है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ नया देने की कोशिश करी, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी, लेकिन कंसेप्ट आज भी वही। आपके सामने नीचे एक रिएक्शन लिखिए, देखो ध्यान से। इस रिएक्शन का भाई लोगों ने डेल्टा एच पूछा है। इस सवाल को करने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता हो कि जो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन होता है वो 0 होता है। जो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन होता है वो 0 होता है। अगर आपको यह पता है तो ये सवाल आपसे बन जाएगा, राइट? डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 होता है। आप कैसे करते सुनिएगा। मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना और कुछ जानकारी दे रखी है। जो जो जानकारी दे रखी है एक बार लिख लो। यहां Ag+ है, यहां नाइट्रेट आयन है, यहां Cl- है, यहां AgCl है ना भाई? सबका हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा है। तो Ag+ की वैल्यू कितनी? यहां वैल्यू ध्यान से लिखना पड़ेगा, है ना? 105.5, ठीक है। नाइट्रेट आयन की वैल्यू दे रखी है -207, -207.36 लिख लेंगे। Cl- की वैल्यू कितनी दे रखी है? -167, ठीक है बच्चों। Ag+ नाइट्रेट आयन Cl- है ना? Ag+ नाइट्रेट आयन Cl-, ठीक है। -167.159 जो भी दे रखा है, ठीक है भाई।
उसके बाद AgCl की वैल्यू कितनी दे रखी है, -127.068 दे रखा है। अब उन्होंने हमसे इसका डेल्टा एच पूछा है, तो डेल्टा एच कैसे लिखूंगा, अगर हमें सबका फॉर्मेशन दिया है तो डेल्टा एच रिएक्शन का फॉर्मूला होता है समेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये समझ में आना चाहिए हमें, ठीक। अब कैसे करता हूं देखिएगा, तो प्रोडक्ट में एक AgCl है, तो यहां लिख देता हूं मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ AgCl, बाद में केवल वैल्यू पुट करना है। AgCl सॉलिड का डेल्टा एच फॉर्मेशन सवाल में दे रखा है। HNO3 जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H प्लस नाइट्रेट आयन, और H प्लस तो जीरो है, यानी जो HNO3 का है उसे मैं कह दूंगा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट आयन, तो भी काम चलेगा साहब, चलेगा। अब आ जाओ रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में एक HCl है, तो अगेन वही वाली बात है, HCl में तो H प्लस का जीरो है, यानी इसे कह दूंगा मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस, और वहां कह दूंगा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Ag प्लस नाइट्रेट आयन, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Ag प्लस नाइट्रेट आयन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? और जब आप सारी वैल्यूज को रख के सॉल्व करते हैं, हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो लगभग जो आंसर आता है वो थर्ड। ऐसे सवाल जो कैलकुलेटिव होती है, नीट के लिए मेरा सजेशन होगा, दे आर नॉट टू सॉल्व इन अ वन शॉट, इन अ सिंगल। आप इन पे रुकिए, इन्हें बाद में करिए, पहले वो करिए जहां पर आसानी से हो जाए, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन, हमें भीड़ से ऊपर रहना है, ठीक है। फिलहाल आंसर आप सबके सामने आ चुका है, आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 3 के आसपास आता है शायद। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर आर प्लेटेड आउट ऑन द कैथोड इन द टाइम दैट इट टेक्स टू लिबरेट 5.6 लीटर। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करिए, तो मैं कहूंगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, यहां वेट की बातें हो रही, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका कितना वॉल्यूम बोला, 5.6, इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6, वेट हमसे पूछा है एटॉमिक वेट कॉपर का 63.5 एंड फैक्टर 2, इसे करो सिंप्लीफाई, आंसर आएगा 31.75 ग्राम इक्वेट करिए, आंसर पाइए। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द इनॉट वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शंस आर दिस, और आपसे पूछा था फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, ठीक। मतलब कुछ रिएक्शन का इनॉट दिया है और अगली रिएक्शन का आपसे डेल्टा जी नॉट पूछा है, तो कैसे करें। देखो ये सवाल आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन वही मैं सिखाना चाहता हूं कि जब भी नई चीज आए तो अपने कॉमन सेंस, अपने दिमाग को पहले चलाएं, पेन बाद में चलाएं। भाई मेरे ये पहली वाली रिएक्शन है और नीचे लिख रहा हूं Fe2++2 इलेक्ट्रॉन से बना Fe, इसका भी इनॉट दे रखा है, और नीचे एक तीसरी रिएक्शन दे रखी है Fe3++3 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है Fe। ऐसा नहीं लग रहा इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो मुझे दंड से तीसरी रिएक्शन मिल जाए, और आप जानते हैं कि रिएक्शन को जोड़ेंगे तो इनॉट नहीं जुड़ेगा, मगर रिएक्शन को जोड़ेंगे तो डेल्टा जी जुड़ेगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इन दोनों रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल लूं तो तीसरे का दंड से निकल जाएगा। तो भाई मेरे आप सबको एक फॉर्मूला पता है डेल्टा जी का -NFE, नॉट है तो लगा दो नॉट, नहीं है तो मत लगाओ। तो पहले वाले को बोल दूंगा मैं डेल्टा G1, और जो पहले वाले का डेल्टा G1 होगा, जो पहले वाले का डेल्टा G1 होगा उसे क्या लिखूंगा, डेल्टा G1 इक्वल टू -NFE नॉट। ई नॉट की वैल्यू है 0.771, और दूसरे वाले को कह दूंगा डेल्टा G2 नॉट लगा देंगे बाद में, है ना भाई। इसका एन फैक्टर कितना है 2, फेराडे को रहने दो फेराडे, ये कितना है -0.447, ये हो जाएगा +0.447, और इसे कह देंगे डेल्टा G3। तो सो सिंपल, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 3 इक्वल टू 1 + 2, यानी डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन, आंसर आप सबके सामने आ जाएगा। हाँ, एक छोटा सा खेल और होगा, इतना करने के बाद आप एक जगह और परेशान होंगे। कहां परेशान होंगे देखिएगा, -0.771F, और ये कितना हो चुका है 2F इंटू, इसे मल्टीप्लाई कर लेना है ना, 7 2 14, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 0.894 फेराडे के आसपास आ रहा, ये डेल्टा G3 आ गया। अब जब आप फेराडे की भी वैल्यू रखेंगे, राइट, तो फेराडे की वैल्यू रखने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कूलॉम में, है ना। किस में आएगा भाई, डेल्टा जी आपने रखा तो ये 0.771 वोल्ट है, और ये फेराडे कूलॉम में, तो आंसर आ जाएगा कूलॉम वोल्ट, ऐसा करके आएगा। लेकिन आपको कन्वर्ट किस में करना, किलो जूल में।
तो लास्ट में आपको आंसर किलो जूल में कन्वर्ट होगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 कूलम वोल्ट ही 1 जूल होता है, यानी अगर मुझे आंसर किलो जूल में देना है तो मुझे इसे लास्ट में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मैं इसे 1000 से डिवाइड करूंगा तो कहीं जाके मुझे एग्जैक्टली आंसर किलो जूल मिलेगा। और जो मुझे याद है आंसर इसका जो आता है लगभग ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा है प्लस हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा, तो माइनस आंसर हो नहीं सकता, प्लस में लगभग आता है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये था सवाल आपका 90। आई होप ये सारे सवाल आपको कुछ सिखाएंगे। अपनी गलतियों को याद रखें, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।